भारत के महान गणिताचार्य भास्कराचार्य द्वितीय। इनका जन्म शक संवत 1036 में हुआ था तथा इन्होंने 36वें वर्ष में सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। इस अनुसार विक्रम संवत 1171 अर्थात सन 1114 ईस्वी में इनका जन्म काल है। डवीड नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि यह स्थान बीजापुर कर्नाटक में है तथा कुछ लोगों का विश्वास है कि यह स्थान जलगांव महाराष्ट्र में स्थित है। भास्कराचार्य के पिता का नाम माहेश्वर था। वे अपने पिता को ही अपना गुरु मानते थे। भास्कराचार्य उज्जैन गुरुकुल परंपरा के खगोल शास्त्री थे। गणित तथा खगोल शास्त्र पर सिद्धांत शिरोमणि को मानक ग्रंथ माना जाता है। इनके प्रमुख 4 भाग हैं। पहला लीलावती, दूसरा बीजगणितम, तीसरा ग्रह गणित, चौथा गोलाध्याय। इन चारों को अलग अलग पुस्तक के रूप में भी माना जाता है। इन सभी ग्रंथों के हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ आदि भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। साथ ही फारसी तथा अंग्रेजी में भी इनके अनुवाद हो चुके हैं। इनके ग्रंथों की लोकप्रियता और उपयोगिता इस बात से प्रमाणित होती है कि इन ग्रंथों पर 4000 से अधिक टीकाएं उपलब्ध हैं। इनके ग्रंथ लीलावती और बीजगणितम वर्षों तक पाठ्यपुस्तक में के रूप में पढ़ाए जाते रहे हैं। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में से 2 प्रकरणों का विशेष उल्लेख करना उचित होगा। ये अध्याय हैं यंत्राध्याय और ज्याओत्पत्ति कह सकते हैं। आकाश निरीक्षण करने हेतु जिन साधनों का उपयोग होता है उनका वर्णन यंत्राध्याय में है। ये साधन यंत्र हैं यदि शंकु, घटिका, चक्र, चाप, तुर्य, गोल यंत्र, नाड़ी वलय और फलक यंत्र। इनके फलक यंत्र को एस्ट्रोलैब इस आधुनिक यंत्र का पूर्वज माना जाता है। ज्योत्पत्ति या ज्याओत्पत्ति, इसको हम साइन भी कह सकते हैं। साइन अध्याय में कुल 31 श्लोक हैं। यह भारतीय त्रिकोणमिति का लघु ग्रंथ है। ज्या माने साइन, कोटिज्या काट नहीं कोसेक, सॉरी कोटिज्या का मतलब कोसेक, तथा उत्क्रमज्या इसका रिवर्स। इन 3 फलों की व्याख्या इस और विविध त्रिकोणमितीय संबंधित सूत्रों का विवरण इसमें है। योगदान। इनका योगदान पहला, संख्या के श्रद्धाचार्य द्वारा दिए गए नामों को इन्होंने भी स्वीकार किया। केवल 2 स्थानों पर परिवर्तन किया। महासरोज के स्थान पर महापदम तथा समुद्र के स्थान पर जलधि। लीलावती श्लोक 12 में ऐसा उद्धृत है। दूसरा, धनात्मक संख्या को 0 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाली राशि का खहर नाम दिया है। ख से 0 का बोध होता है, अतः खहर का अर्थ हुआ जिसके हर में 0 हो। इस प्रकार यह खहर नाम देने वाले प्रथम गणितज्ञ हैं। यह संदर्भ में टीकाकार
कृष्णदैवज्ञ बताते हैं कि किसी भी संख्या को अल्पतर और कम अल्पतम संख्या से भाग देने पर भागफल क्रमशः महत्तर और महत्तम होता है। अतएव परमा अल्प ऐसे शून्य से भाग देने पर परिणाम अवश्य ही परम महान होगा जो कि अनंत है। इस अनंत के संबंध में भास्कराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार प्रलय काल में अनंत परमात्मा से पदार्थों के विलीन होने पर अथवा सृष्टि काल में उससे पदार्थों के अद्भुत होने पर उद्भूत यानी प्रकट होने पर उस अच्युत या अनंत पर कोई विकार नहीं आता है, उसी प्रकार से खहर संख्या में किसी भी संख्या के संकलन व्यवकलन यानी इनफाइनाइट में किसी संख्या के घटाने जोड़ने परिक्रमों से कोई विकार नहीं होता है, मतलब कोई अंतर नहीं आता है। अर्थात इनफाइनाइट प्लस माइनस ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बीजगणित श्लोक 20। तीसरा, लीलावती का अंतिम प्रकरण क्रमचय और संचय से संबंधित है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भास्कराचार्य ऐसे प्रथम गणितज्ञ हैं जिन्होंने संख्याओं का क्रमचय ज्ञात करने की विधि को सूत्र में के रूप में NPN दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बताया। लीलावती श्लोक 250 इन n के अंकों में एक अंक यदि r बार आता है तब क्रमचय क्या होगा, यदि एक अंक r बार दूसरा अंक p बार आता है तो क्रमचय क्या होगा, इत्यादि की विवेचना है। चौथा, अंकपाश प्रकरण में ही खंड मेरु इस शीर्षक के अंतर्गत ऐसी त्रिकोणमिति दिए हैं जो बाद में 17वीं शताब्दी में पास्कल द्वारा भी दिए गए। बीजगणित द्विघाती समीकरण सर्वदा जटिल समझे जाते हैं क्योंकि उनके अनंत उत्तर संभव हैं। ब्रह्मगुप्त के उस विषय के कार्य को आगे बढ़ाते हुए भास्कराचार्य ने इस प्रकार के सभी समीकरणों का हल चक्रवाल पद्धति से दिया। सन 1657 ईस्वी में फार्मा नामक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ ने इसी प्रकार का एक समीकरण 61x² + 1 = y² गणितज्ञों के समक्ष हल करने हेतु प्रस्तुत किया, जिनका हल खोजने के लिए पश्चिम के गणितज्ञों को लगभग 75 वर्ष लगे। अंत में आयलर और लैग्रेंज ने 1732 में इस समीकरण का हल किया। भास्कराचार्य ने इस समीकरण सहित इस प्रकार के समीकरणों का हल चक्रवाल विधि द्वारा फर्मा के से लगभग 600 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया था। छठा, पूर्णांक में व्यक्त भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के बारे में भास्कराचार्य के निम्नांकित कार्य उल्लेखनीय हैं। एक भुजा ज्ञात हो तो शेष दो भुजाओं के मान ज्ञात करना, विकर्ण तथा अन्य दो भुजाओं के योग अथवा अंतर का मान ज्ञात हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना। ऐसा त्रिभुज अथवा बहुभुज बनाना असंभव है जिसकी एक भुजा शेष भुजाओं के योग से बड़ी हो। ऐसा त्रिभुज अथवा बहुभुज बनाना असंभव है जिसकी एक भुजा शेष भुजाओं के योग से बड़ी हो। सातवां,
ज्यामिति। यूक्लिड द्वारा दी गई पाइथागोरस प्रमेय की उत्पत्ति से भास्कराचार्य द्वारा दी गई उत्पत्ति बहुत सरल है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पाइथागोरस के नाम से जाना जाने वाला प्रमेय वस्तुतः बौधायन प्रमेय है। बौधायन के लगभग 500 वर्ष बाद पाइथागोरस काल है। बाप रे, थैंक यू। इस जानकारी को जितना अधिक से अधिक बार देखेंगे पढ़ेंगे उतना ही आपको आत्मसात होगी। अगला, भास्कराचार्य ने पाई का मान भी बहुत आसानी से समझाया। लीलावती श्लोक 194 में उपलब्ध है। इसके बारे में एक श्लोक भी लिखा है। वह श्लोक संस्कृत में है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा उसको, आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रथम पंक्ति का अर्थ है नक्षत्र नंद, नक्षत्र 27, नंद 9, अग्नि 3, मंदाग्नि 3927, ख 0, बाण 5, सूर्य 12, खवाड़ सूर्य 1250 अर्थात व्यास के मान को 3927 से गुणा कर 1250 से भाग देने से वृत्त के परिधि का सूक्ष्म मान प्राप्त होता है। द्वितीय पंक्ति का अर्थ है द्वाविंशति यानी 22, शैल 7, व्यास को 22 से गुणा कर 7 से भाग देने से प्राप्त परिधि का स्थूल मान आता है जो व्यवहार के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार से पाई का स्थूल मान 22/7 हम मानते हैं, पर वास्तव में पाई का मान 22/7 होता नहीं है। केवल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए 22/7 का प्रयोग किया जाता है और सूक्ष्म मान 3927/1250 बराबर 3.1416 है। अर्थात आप ये मान सकते हैं कि पाई का मान भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा दिया गया एक बहुत ही सरल और अच्छा वैल्यू है। हालांकि इसका मान अभी तक पूर्णतः खोजा नहीं गया है। अगला, क्षेत्र व्यवहार प्रकरण में चित्ती यानी प्रिज्म, सूची यानी पिरामिड तथा बेलन एवं घन के आयत के सूत्र दिए हैं। अगला, त्रिकोणमिति में समतल एवं गोलीय त्रिकोणमिति इन दोनों के प्रगत विचार भास्कराचार्य को ज्ञात थे। यह देखकर वर्तमान गणितज्ञ आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगला, भद्र चतुर्भुज 4x4 का जादुई वर्ग बनाने की विधियां भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथों में दी हैं। अगला, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी यहाँ उल्लेखनीय हैं, जैसे काल गणना के संबंध में उन्होंने सूक्ष्म विचार किया। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की संकल्पना इनके ग्रंथों में विद्यमान है। उन्होंने उज्जैन को शून्य रेखा वृत्त पर माना। ग्रहों के आकार, पृथ्वी से उनकी दूरी, ग्रहों की गति ज्ञात करने की विधियां भी उन्होंने दी हैं। अगला, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्रमा पर से देखने पर पृथ्वी कहाँ दिखेगी, इस प्रकार के प्रश्न उनके हल भी भास्कराचार्य ने दिए। अतः बहुमुखी प्रतिभा संपन्न ऐसे महान गणितज्ञ के संबंध में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि गणित एवं खगोल शास्त्र पर उनका योगदान अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम से भारत ने अपने 7 जून 1979 को छोड़ उपग्रह का नाम भास्कर फर्स्ट तथा 20 नवंबर 1981 को छोड़े प्रथम द्वितीय उपग्रह का नाम भास्कर 2 रखा।
इनकी कुछ किताब बहुत महत्वपूर्ण है, वो यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे देख भी सकते हैं और मैं फिगर में आप इसको देख सकते हैं। जैसे लीलावती आप भास्कराचार्य, अनुवाद पटवर्धन सिंह, नैमपल्ली